कभी सोचा है कि इतनी सारी भाषाओं, इतने धर्मों और संस्कृतियों वाला भारत एक देश के तौर पर एक साथ कैसे खड़ा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प पहेली है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसका जवाब एक शब्द में छिपा है: संघवाद। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है 1947 का ब्रिटिश भारत, जो प्रांतों और रियासतों का एक बेतरतीब सा जुड़ा हुआ नक्शा था, और दूसरी तरफ है आज का भारत, भाषा और संस्कृति की नींव पे बना एक राष्ट्र। ये सिर्फ नक्शे का बदलना नहीं था, ये देश को देखने और बनाने की सोच का बदलना था। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचे 22 से ज्यादा तो प्रमुख भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां, कई बड़े धर्म और न जाने कितनी अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं। इन सारे अलग अलग धागों को जोड़कर एक खूबसूरत कपड़ा बुनना वाकई एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो सवाल फिर से वही है, आखिर ये सब एक साथ जुड़ा कैसे है? इस कमाल की एकता के पीछे का राज क्या है? और जवाब, जैसा हमने कहा, एक ही है: संघवाद। तो ये संघवाद आखिर है क्या? देखिए, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। ये भारत के संस्थापकों का बनाया हुआ एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा डिजाइन जिसे खास तौर पर भारत की इस अनोखी विविधता को संभालने के लिए ही बनाया गया था। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संघवाद का मतलब है सरकार के दो लेवल, एक पूरे देश के लिए यानी केंद्र सरकार, और दूसरा हर इलाके के लिए यानी राज्य सरकारें। और सबसे खास बात यह है कि दोनों को अपनी शक्ति सीधे संविधान से मिलती है, मतलब कोई किसी के नीचे काम नहीं करता। किसी भी फेडरल सिस्टम के आप कह सकते हैं ये 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, सरकार के 2 स्तर। दूसरा, दोनों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा। तीसरा, अगर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाने के लिए एक आजाद अंपायर यानी हमारी न्यायपालिका। और चौथा, दोनों ही स्तर अपने अपने दायरे में आजाद है, कोई किसी का बॉस नहीं है। तो ये तो हुई फेडरलिज्म की आम बात। अब देखते हैं कि भारत ने इस ग्लोबल आइडिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे बदला। भारत ने एक ऐसा अनोखा मॉडल बनाया जिसे राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हमारे संविधान का पहला आर्टिकल 1 यही कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल ये बहुत सोच समझकर किया गया था, और इसका मतलब बहुत गहरा है। तो यूनियन शब्द ही क्यों चुना गया? इसके 2 बड़े और सीधे कारण हैं। पहला, भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है जहां राज्यों ने मिलकर देश बनाया हो। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य को इस यूनियन से अलग होने का, मतलब देश छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अटूट बंधन है। तो फिर ये शक्तियां बंटती कैसे हैं? इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और खेती जैसे स्थानीय विषय हैं। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। है ना ये संतुलन बनाने का एक बेहतरीन तरीका? तो ये सारी तो हुई किताबी बातें, थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, पर असल दुनिया में, प्रैक्टिकल में संघवाद ने कैसे काम किया है? चलिए इसकी सफलता, विफलता और विकास की कहानी देखते हैं। अगर हम दुनिया भर में नजर डालें तो एक जरूरी सबक मिलता है। एक तरफ कनाडा है, जहां विविधता का सम्मान किया गया तो देश स्थिर रहा। दूसरी तरफ सोवियत संघ, जहां संघवाद सिर्फ नाम का था, और नतीजा क्या हुआ? देश बिखर गया। तो सबक बिल्कुल साफ है, असली सत्ता साझेदारी के बिना एकता मुमकिन नहीं है। और भारत का संघवाद भी कोई पत्थर की लकीर नहीं रहा है। ये समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। शुरुआती दशकों में केंद्र ज्यादा ताकतवर था। फिर 90 के दशक में गठबंधन की राजनीति का दौर आया और राज्यों की ताकत बढ़ी। और आज हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं, जहां कोशिश ये है कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह मिलकर काम करें। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, कि आखिर भारत ने इस पूरे सिस्टम को जमीन पर प्रैक्टिस में कैसे उतारा, कैसे इसने अपनी विविधता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। भारत की सफलता के पीछे 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना, जिससे हर संस्कृति को अपनी पहचान मिली और सम्मान मिला। दूसरा,
राजनीति के बदलते दौर के साथ केंद्र राज्य के रिश्तों को भी बदलना, और तीसरा विकेंद्रीकरण, यानी ताकत को सिर्फ दिल्ली या राजधानियों तक न रखकर गांव और शहर के लेवल तक पहुंचाना। तो अंत में सबसे जरूरी बात यही समझनी है कि संघवाद सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई व्यवस्था है, लगातार बातचीत, समझौते और सहयोग का एक कल्चर है जो हमेशा चलता रहता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर असली बॉस कौन है? दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है या फिर राज्यों की अपनी सरकारें? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी खींचतान है जो भारतीय संघीय ढांचे की हर एक परत में आपको देखने को मिलेगी, और इसी को समझना सबसे जरूरी है। इसका जवाब हमें संघवाद की परिभाषा में ही मिल जाता है। इससे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझिए, एक नक्शा जिसे हमारे संविधान ने बनाया है। ये बस इतना बताता है कि केंद्र और राज्य आपस में पावर को शेयर कैसे करेंगे। ये कोई टकराव की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक साझेदारी की, एक पार्टनरशिप की व्यवस्था है। तो अगर संघवाद एक इमारत है तो इसकी नींव क्या है? इसकी नींव है शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत ही सोच समझकर 3 अलग-अलग लिस्ट में बांटा है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति और बैंकिंग। ये वो चीजें हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसी होनी चाहिए। फिर आती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, जिसमें पुलिस, खेती और स्वास्थ्य जैसे विषय हैं। इन पर राज्य सरकारें फैसला लेती हैं क्योंकि ये स्थानीय मामले हैं। और फिर एक तीसरी बहुत ही दिलचस्प लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा बंटवारा किया ही क्यों गया? लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचिए, देश की रक्षा का मामला हर राज्य अपने अपने हिसाब से तो नहीं देख सकता ना, इसलिए वो केंद्र के पास है। वहीं किसी गांव के किसान की क्या जरूरत है, ये बात तो राज्य सरकार ही बेहतर समझेगी। तो बस यही है इस बंटवारे का मूल मंत्र, राष्ट्रीय एकता और स्थानीय जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बनाना। लेकिन अब यहाँ एक पेच है। मान लीजिए कि शिक्षा के विषय पर, जो कि समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए। तब क्या होगा? किसका कानून माना जाएगा? यहीं पर भारतीय संघवाद का हल्का सा झुकाव केंद्र की तरफ साफ दिखाई देता है। अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो हमेशा केंद्र का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल। जब हमारा संविधान बन रहा था तब तो इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो ऐसे नए नए मुद्दे जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार आखिर किसके पास है? इन्हें कहा जाता है रेजिड्यूअरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियां। और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर की सोची। उन्होंने तय किया कि भविष्य में जो भी ऐसे नए विषय सामने आएंगे, उन पर कानून बनाने की शक्ति अपने आप केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। ये एक तरह से सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाने का तरीका था। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस नाजुक संतुलन को बनाए कौन रखता है? अब हम बात करते हैं उन पिलर्स की, उन स्तंभों की जो इस पूरे आर्किटेक्चर को मजबूती से थामे हुए हैं। क्योंकि देखिए, कागज पर नियम बना देना एक बात है और असल जिंदगी में उन पर चलना दूसरी। जब असलियत में केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों की सीमाओं को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं, तो फिर रेफरी की भूमिका कौन निभाता है? हर खेल में एक निष्पक्ष अंपायर की जरूरत होती है ना? भारतीय संघवाद के इस खेल में वो अंपायर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि इस पूरे ढांचे का संरक्षक है, गार्डियन है। चाहे वो 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद हो या केंद्र और राज्य के बीच किसी कानून को लेकर मतभेद, सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करता है कि कोई भी अपनी तय सीमा को न लांघे। उसका हर फैसला इस संघीय ढांचे की नींव को और मजबूत करता है। वैसे इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे आदर्श रूप है, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि एक टीम है। जैसे कोविड महामारी के दौरान जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही थीं, वो सहकारी संघवाद का एक बहुत बड़ा और जीवंत उदाहरण था। कहते हैं किसी भी इमारत की असली मजबूती का पता तूफान में ही चलता है। तो अब जरा इस ढांचे का एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं।
आइए देखते हैं कि जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो हमारा ये संघीय ढांचा कैसे रिएक्ट करता है। क्या ये मजबूत रहता है या फिर झुक जाता है? और यहीं पर एक बहुत ही असाधारण प्रावधान सामने आता है। जब देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो भारत का संघीय ढांचा अस्थायी तौर पर एकात्मक बन जाता है। मतलब सारी महत्वपूर्ण शक्तियां राज्यों से सिमटकर केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं ताकि तेजी से बड़े फैसले लिए जा सकें। हमारे संविधान में मोटे तौर पर 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। एक है आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध जैसी गंभीर स्थिति में लगती है। दूसरा है आर्टिकल 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए। और तीसरा है आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो। लेकिन इन तीनों में से एक आर्टिकल 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, वो हमेशा से ही सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। और इसकी वजह है इसके गलत इस्तेमाल के आरोप। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां केंद्र सरकारों पर ये आरोप लगे कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किसी राज्य में वाकई संवैधानिक संकट होने पर नहीं, बल्कि अपनी विरोधी पार्टी की राज्य सरकार को गिराने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया। तो इसके मनमाने इस्तेमाल पर रोक कैसे लगी? ये रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसे SR बुम्बई केस के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त नियम बना दिए। ये साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र की मनमर्जी नहीं हो सकती और इस फैसले की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। इस फैसले ने केंद्र की शक्तियों पर एक बहुत जरूरी लगाम लगाई। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये जो पूरा ढांचा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा सिस्टम है और समय के साथ इसे बेहतर और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार की कोशिशें भी हुई हैं। इस सुधार की दिशा में 2 बड़े नाम आते हैं, सरकारिया आयोग और पुंची आयोग। दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में एक ही बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव कम होना चाहिए और सहयोग बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल बहुत ही संयम से हो और राज्यपाल जैसे पद निष्पक्ष तरीके से काम करें। और हाँ, कोई भी सरकार बिना पैसे के तो चल नहीं सकती। यहीं पर फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये वो संस्था है जो तय करती है कि केंद्र जो टैक्स इकट्ठा करता है उसका कितना हिस्सा राज्यों का मिलेगा। ये एक तरह से आर्थिक संतुलन बनाए रखने का काम करती है ताकि देश के हर हिस्से का विकास हो सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो वो ये है, हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा एक ऐसी व्यवस्था बनाने का था जहां केंद्र और राज्य आपस में लड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करके देश को आगे बढ़ाएं। सहयोग, न कि संघर्ष, यही इस पूरे ढांचे का मूल मंत्र है। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और लोगों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, क्या इतने बड़े और डाइवर्स देश को सिर्फ 2 लेवल पर यानी केंद्र और राज्य सरकारें चलाया जा सकता है? NCERT कहता है ये तो लगभग नामुमकिन है। और बस इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश का नाम है विकेंद्रीकरण। तो आखिर ये विकेंद्रीकरण है क्या? आसान भाषा में समझिए। आपके मोहल्ले की सड़क टूटी है तो उसका फैसला दिल्ली में नहीं, बल्कि आपके ही मोहल्ले में आपके चुने हुए लोकल लीडर लें। बस यही है विकेंद्रीकरण, यानी पावर को ऊपर से लेकर नीचे, जमीनी स्तर तक सीधे लोगों तक पहुंचाना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ काम बांटने का तरीका नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा लोकतांत्रिक विचार छिपा है। सवाल ये उठता है कि हमें स्थानीय सरकार की आखिर जरूरत ही क्यों है? आइए देखते हैं NCERT इसके क्या कारण बताता है। देखिए, इसकी वजह 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी हैं। पहली बात तो ये कि लोकल समस्याओं का सबसे अच्छा हल लोकल लोग ही निकाल सकते हैं, है ना? दूसरा, इससे लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का दिन नहीं रह जाता, बल्कि लोग सीधे फैसलों में शामिल होते हैं। तीसरा, आपका पार्षद या सरपंच सीधे तौर पर आपके प्रति जवाबदेह होता है, आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। और चौथा, इससे केंद्र और राज्य सरकारों का बोझ हल्का होता है और वो बड़े नेशनल लेवल के मुद्दों पर ध्यान दे पाती हैं। पर आपको बता दूं कि तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। जरा 1992 से पहले के भारत की कल्पना कीजिए। लोकल सरकारें तो थीं, पर बेचारे बिना किसी पावर के। उनके चुनाव कब होंगे किसी को पता नहीं होता था। उनके पास काम करने के लिए अपना फंड तक नहीं था। मतलब नाम के लिए तो थीं, पर काम की नहीं। और फिर आया साल 1992,
जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गेम चेंजर था। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने इन कमजोर स्थानीय सरकारों को आप कह सकते हैं कि कागजों से निकालकर असली ताकत दी। ये सच में एक क्रांति से कम नहीं था। आप जरा बदलाव देखिए, 1992 के बाद क्या हुआ। लोकल बॉडीज को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला। अब हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी हो गया। उनकी शक्तियां क्या होंगी ये भी संविधान में लिख दिया गया। और सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम, समाज के पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। जरा सोचिए, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व करना कितना बड़ा कदम था। इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर राजनीति के सेंटर में ला खड़ा किया। और कमाल की बात तो ये है कि कई राज्यों ने तो इस कोटे को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। तो ठीक है, ये सब बदलाव तो हो गए, पर ये नया सिस्टम असल में जमीन पर दिखता कैसा है? इन संशोधनों ने भारत में सरकार का एक 3 लेवल का यानी 3 टियर स्ट्रक्चर बना दिया। गांव में इसे हम पंचायती राज कहते हैं। इसमें सबसे जमीनी स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिले के सबसे ऊंचे लेवल पर होती है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए प्लानिंग करती है। लेकिन इस पूरे पिरामिड की असली नींव, असली जान है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव के सभी वयस्क नागरिक। जी हाँ, ये वो जगह है जहां लोकतंत्र असल में जिंदा होता है, जहां गांव का बजट और उसकी योजनाएं सीधे लोगों के सामने रखी जाती हैं और उनसे मंजूरी ली जाती है। और ऐसा ही कुछ मॉडल शहरों के लिए भी है। बड़े महानगरों में होते हैं नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे मझोले शहरों में होती है नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो कस्बे गांव से शहर बन रहे हैं वहां होती है नगर पंचायत। तो कागज पर तो ये पूरा सिस्टम बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन क्या जमीन पर भी ये उतना ही असरदार है? तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये पावर असलियत से टकराता है तो क्या होता है। NCERT हमें बताता है कि रास्ता अब भी चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पैसों की कमी की। फिर राज्य सरकारें अक्सर अपनी पावर लोकल लेवल पर देने में हिचकिचाती हैं। इसके अलावा कई जगह लोकल पॉलिटिक्स पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा हो जाता है। और सबसे दुख की बात, ग्राम सभा जो लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी बैठकें ही रेगुलर नहीं हो पाती। ये एक लाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन संसाधन पर्याप्त नहीं है। मतलब हमने पंचायतों और नगर पालिकाओं को काम तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन उन कामों को पूरा करने के लिए जो पैसा और अधिकार चाहिए वो देना अक्सर भूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, एक तरफ तो लाखों लोग, खासतौर पर महिलाएं, पहली बार राजनीति में आई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लोकल लेवल पर प्लानिंग भी बेहतर हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असली आज़ादी और पैसों की तंगी अभी भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि हमने स्थानीय सरकारों को जिम्मेदारियां तो सौंप दी, लेकिन उन्हें असली शक्ति कब मिलेगी? इस सवाल का जवाब ही भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, यह सामग्री उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है जो NCERT को गहराई से समझना चाहते हैं। आपकी एक शेयर किसी और छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए।